दोस्तों नमस्कार। स्टॉक्स विद रोहित के आज के संडे लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक मार्केट में क्या उथल पुथल रही, सबसे पहले इसका रिव्यू रोहित के द्वारा प्लीज। जी हाँ, 2 दिसंबर को लगभग 24,000 पे हम स्टार्ट हुए। निफ्टी 50 24,000 पे था और उसके एक हफ्ते पहले ही हमने 200 EMA मतलब 23,400 का जो लेवल था वो तोड़ चुका था निफ्टी, और निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने वहां पे भी आपको रील बनाकर कहा कि आप बने रहिए, आप सारे स्टॉक्स होल्ड कीजिए। अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स होल्ड करते हैं तो आप होल्ड कीजिए। क्यों? क्योंकि इवेंट सामने था, और ये चीज हमने लाइव में भी आपके साथ डिस्कस की कि अगर इवेंट सामने होता है तो टेक्निकल सपोर्ट भी अगर टूटता है तो हम मार्केट में बने रहते हैं। और सिमिलरली वैसा ही हुआ जैसे कि मार्केट देखा हमने कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद जो एक बूम मिला मार्केट को, वहां से उस बूम को मार्केट ने पकड़ लिया, और वहीं से आज देख रहे हैं हम मार्केट लगभग 24,669 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। एक अमेजिंग रैली ये पूरे वीक में हमें देखने को मिली। निफ्टी में तो 2 दिन नीचे गिरावट भी दिखी, लेकिन मिड कैप में मतलब जो हमारे स्टॉक्स थे वो उसमें बहुत जोरदार रैली दिखी। बहुत सारी FII बाइंग दिखी, DII में थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर दिखी हमें, लेकिन FII वापस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। और इतनी छोटी सी बाइंग आने के बाद निफ्टी 1200-1300 पॉइंट चढ़ने के बाद ये जाहिर था कि आपको वापस से चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ये देखने को मिले कि वापस लोग बोलेंगे कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है, मार्केट बहुत तेज गिरने वाला है। ध्यान मत दीजिए, ये पैसे कमाने का समय है। अभी आप अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए और टेक्निकल्स पे ध्यान दीजिए, सीखिए, रूल्स बनाइए और इन्वेस्ट करते चलिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, एक बात जो रोहित ने कही कि जब अगर ब्रेकआउट यानी कि जब रिवर्सल भी होता है, रिवर्सल भी अगर मार्केट में होता है, और जैसे इन्होंने 200 EMA तोड़ा और उसके बाद भी अगर इवेंट सामने है, ये चीज आपको आगे के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। इवेंट सामने है मतलब महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट सामने थे, और महाराष्ट्र का रिजल्ट, महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट अपने आप में एक बहुत मायने रखने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जो मुंबई है हमारी अर्थव्यवस्था की कैपिटल मानी जाती है, हमारी इकोनॉमी की कैपिटल मानी जाती है। तो दोस्तों, पिछले 100 दिन, लगभग 3 से 4 महीने, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आज रोहित आपको पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड से मेरा क्या मतलब है? इन 100 दिनों में आपको बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताया, बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस किए गए, बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस किए गए, ब्रेकआउट्स बताए गए, बहुत सारी बातें हुई, टीचिंग्स हुई, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? 42 से 40 से ज्यादा स्टॉक्स के बारे में पिछले लगभग 100 दिनों से भी अधिक समय में रोहित ने आपसे चर्चा की है, चाहे रील्स के माध्यम से, यूट्यूब में वीडियोस के माध्यम से, या लाइव शो के माध्यम से स्टॉक्स विद रोहित में। लेकिन आज इन 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करेंगे। और दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो 42 स्टॉक्स की बात आज रोहित करेंगे, आज का शो थोड़ा लंबा भी चल सकता है, आखिरी तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी बातें आज आपको एक एक स्टॉक के बारे में पता चलेगी। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो 42 स्टॉक्स रोहित ने बताए हैं आपको पिछले 100 दिनों से अधिक इस समय में, उसमें केवल 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो उन लेवल से नीचे हैं, अदरवाइज बाकी सभी स्टॉक्स उस लेवल से ऊपर हैं जहां रोहित ने आपसे बात की थी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने के पहले एक डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ना तो किसी को डायरेक्टली हम किसी मैसेंजर से मैसेज करते हैं, न हम
फेसबुक या इंस्टाग्राम की किसी को रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और न ही हम किसी व्हाट्सएप नंबर से किसी को खुद होकर के मैसेज करते हैं। हां, यदि आप रोहित से संपर्क करना चाहते हैं, उसके लर्निंग ग्रुप में आप शामिल होना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं आपको बताता हूं, दैट इज 9111366055। इस पर भी आपको खुद मैसेज करना पड़ेगा, आपको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम खुद इस नंबर से पहले आपको संपर्क नहीं करेंगे, ना ही हम मैसेंजर से आपको संपर्क करेंगे। हमारा कोई टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है, हम किसी को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं, और ना ही हमारा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे या किसी अन्य सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप है। तो अब हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिए, एक एक स्टॉक के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले 3 से 4 महीनों में चर्चा की है। तो प्लीज रोहित, आज का शो आपका है, मेरा नहीं। जी हाँ जी। ओके, तो फर्स्ट स्टॉक हमारा था CMS Info, जो लगभग 420 के पास हमने बाइंग करी थी और 616 का हाई हमें देखने को मिला, मतलब 47% का रिटर्न इसमें मिला। 588 पर एग्जिट किया इसे हमने, और स्टोरी भी डाली कि हम एग्जिट कर रहे हैं। थोड़े से रिजल्ट्स खराब आए, वहां से स्टॉक ड्रॉप डाउन हुआ। अभी चल रहा है लगभग 520 के आसपास। इसमें न्यू बाइंग नहीं करनी है, ये कॉल क्लोज हो चुका है। दूसरा हमारा स्टॉक है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, जो 770 के आस, मतलब 770 के पास हमने बताया गया था। 920 का हाई इसने हमें दिखाया, मतलब लगभग 20% रिटर्न दे चुका था। लेकिन रिजल्ट जो आया इसके, उसमें अर्निंग रिलीज में थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मैनेजमेंट द्वारा कि 30% ग्रोथ रेट से 25% ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड है इनका इन द AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये स्टॉक आज चल रहा है 635 पर। मैं कहूंगा फाइनल, मैं बोलूंगा कि 600 अगर आता है तो पर्टिकुलरली मैं इसमें एवरेजिंग करूंगा। हाँ, मैं अगर 600 नहीं आता है जी, और किसी ने मान लीजिए 771 या 850 रुपए में लेके रखा है या 900 रुपए में लेके रखा है, जी, उसको क्या करना चाहिए? एवरेजिंग करना चाहिए। अगर 900 रुपए में आपने और ये लिया हुआ 600 पे है, नहीं आता है, जी, 635 से लेकर के पौने 700 पे अटक जाता है, 700 पे अटक जाता है। देखिए हमने तो 770 पे लिया था, और एक एवरेजिंग का मेरा रूल है कि मैं देखता हूं कि अगर एवरेजिंग करना है तो एटलीस्ट 20% तो स्टॉक को गिरना चाहिए। एवरेजिंग, यहां मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रोहित, जी, कि ये इसके पहले आपने शायद मैचडॉक में कभी एक आध कोई रील दी होगी एवरेजिंग के ऊपर। जी। एवरेजिंग के ऊपर कभी आपने बात नहीं की, और मैं हमेशा ये सोचता था कि एवरेजिंग के ऊपर आपका क्या रूल है। जी हाँ। तो रोहित तातेड़ का एवरेजिंग के बारे में क्या कहना है? एवरेजिंग मैं बहुत रेयर करता हूं, लेकिन अगर फिर भी मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है रिजल्ट में जिससे लॉन्ग रन में स्टॉक के ऊपर फर्क पड़ेगा, उसके मार्जिन स्ट्रिंग ज्यादा हुए हैं और कंसिस्टेंटली सेल्स डाउन होते जा रही है, तो फिर पर्टिकुलरली मैं उस स्टॉक में एवरेजिंग करता हूं। अगर मुझे ये सब नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखते हैं, 5 स्टार में वैसा ही हुआ। 770 पे हमने इसे बाय किया, 17% अभी डाउन चल रहा है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ 600 के लेवल्स का कि मैं वहां पे एवरेजिंग करूंगा, ताकि एक ओवरसोल्ड जोन से बाइंग आती है जोर से। आपका कहने का मतलब ये है, फंडामेंटल्स अगर स्टॉक है, स्ट्रांग है, राइट, और 20% से ज्यादा वो गिरता है, राइट, तभी एवरेजिंग करना चाहिए। बिल्कुल। तो दैट इज द रूल ऑफ रोहित तातेड़ फॉर हिमसेल्फ, कि अगर 20% से ज्यादा हो, चूंकि इसमें 17% गिर चुका है, थोड़ा सा और गिरने दीजिए, आप एवरेज कीजिए। राइट, नेक्स्ट वन। आप बार बार एवरेजिंग करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक में फिर फंस जाओगे एक बड़ा अमाउंट। तो यहां एक रोहित का एक और नियम है, एक और रूल है खुद के लिए, मोह मत रखिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो मोह मत रखिए किसी स्टॉक से। एवरेजिंग करने के बजाय जी, वो पैसा कहीं ऐसा लगाइए कि 10-20% वहां मिल जाए आपको कम समय में। जी हाँ। थर्ड स्टॉक है हमारा लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसपे मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया, और जो रील मैंने बनाई थी उस पे सिर्फ 7000 व्यू आए थे, बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी। 356 के आसपास हमने इसे बाइंग की थी, और 500 का लेवल 3 महीने के अंदर ही दिख गया था, RSI हाई था, इसलिए हमने इसे 470 के आसपास हटा दिया था। अभी चल रहा है 400,
तो मैं कहूंगा ये पर्टिकुलरली ये कॉल क्लोज हो चुका है। वी विल नॉट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर। लिखिता इंफ्रा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। इसने हमें 40% हमारा अगला स्टॉक है आरके फोर्ज। जी हाँ। तो रोहित, आपने भी देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों में जी आरके फोर्ज के ऊपर हमारे व्यूअर्स ने बहुत कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। जी हाँ। जी हाँ। तो मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा क्लैरिटी के साथ आप लाइए। श्योर श्योर श्योर। 900 के आसपास हमारी बाइंग थी इसमें, और 1070 के आसपास इसमें हाई दिखा हमें, मतलब 19% का रिटर्न। अभी चल रहा है 970 रुपए, मतलब 70 रुपए ऊपर चल रहा है हमारी बाइंग से। इतना मार्केट गिरा, लेकिन आरके फोर्ज उतना नहीं गिरा। इसके जब रिजल्ट्स आए तभी इसमें फॉल देखने को मिला हमें। और अभी मैं कहूंगा कि मैं इसमें फंडामेंटल्स तो नहीं देख रहा हूं, मैंने रिजल्ट्स देख चुका है। फंडामेंटल स्ट्रांग है। टेक्निकल्स पे मैं ध्यान दूंगा कि मुझे टेक्निकली एक बाइंग लेवल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उस पे मैं कहूंगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा और कंसोलिडेशन चाहिए। और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कंसोलिडेशन के लिए CPR यूज करता हूं, सेंट्रल पिवट रेंज, जिसकी वजह से मुझे कंसोलिडेशन का पता लगता है। और मुझे लगता है कि जनवरी में इसमें प्रॉपर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, और वहां से 997 के ऊपर स्टॉक जरूर भागेगा। ठीक है, यहां आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है जी कि चूंकि आप यहां आरके फोर्ज में टेक्निकल्स देखने की बात कर रहे हैं, जी हाँ। एक बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे व्यूअर्स को यह बताइए कि ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन एक आध क्वार्टर के रिजल्ट्स एवरेज आ गए, तो हमें टेक्निकल्स क्यों देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, और उसका क्या फायदा है? टेक्निकल्स हमें न्यू बाइंग के लिए देखना है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको न्यू बाइंग करनी है या नहीं करनी है, अगर आपने बाइंग कर चुके हो ऑलरेडी तो आपको होल्ड करना है, कोई इश्यू नहीं है स्टॉक में। लेकिन अगर नया बाय करना है तो मैं मतलब अगर बाय किया हुआ है तो टेक्निकल्स का कोई मतलब नहीं है। जी हाँ। और स्टॉप लॉस के ऊपर ही है अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखना है कि बहुत ज्यादा खराब आएंगे तो बेच बाज के बाहर हो जाओ। राइट। और अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए तो ये आगे भागेगा। लेकिन नई बाइंग करना है तभी आपको टेक्निकल्स देखना है। करेक्ट। राइट। और उसमें आपको सीपीआर क्यों देखेंगे, हम कंसोलिडेशन क्यों देखा जाता है, सीपीआर क्यों देखा आपने यहां टेक्निकल्स में, सीपीआर ही क्यों देखा, उसका क्या मतलब है? सीपीआर में 3 लाइंस बनती है जो कि आपको एक पर्टिकुलरली एवरेज देती है कि स्टॉक पिछले दिनों में कैसा चला है। एक सिंपल भाषा में मैंने बता दिया। डिटेल टेक्निकल्स में मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अगर तीनों जो लाइंस हैं वो अगर क्लोज बन रही है तो डेफिनेटली आपका कंसोलिडेशन बहुत पक्का है और स्टॉक बहुत तेज भागने वाला है। और अगर तीनों दूर दूर है तो? तीनों दूर दूर है तो और कंसोलिडेशन जरूर होगा। आई विल वेट, मतलब लंबा चलेगा। जी हाँ, ये दौर लंबा चलेगा। बिल्कुल। अगर सीपीआर में अगर आप देखते हैं, सीपीआर देखना आप सीखते हैं, आपको आता है, तो अगर 3 लाइंस क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या? क्लोज मतलब पहली ऊपर की लाइन 970 पे है, नीचे की लाइन 965 पर है, और बीच की लाइन 968 पर है। 5-10 रुपए का, बहुत 5 से 10 रुपए देखने में आपको क्लोज दिखनी चाहिए, 5-10 पास दिखनी चाहिए, 5-10 रुपए का फर्क। ओके, तो देखने में भी क्लोज दिखना चाहिए, राइट। और अगर 10 रुपए का स्टॉक है तो 15 और 10 में तो बहुत लंबा फर्क हो गया। जी। लेकिन अगर स्टॉक 2500 का है तो 2550 और 2555 में बहुत कम फर्क हो गया, राइट। तो आपको लाइंस बहुत क्लोज दिखना चाहिए, और कंसोलिडेशन की लाइंस अगर आपको देखने आ गया सीपीआर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब प्रॉफिट से आप कितनी दूर हैं, राइट। बाइंग से आप कितनी दूर हैं, करेक्ट। कब ये स्टॉक भागेगा, राइट। तो यार रोहित, हमारे जो व्यूअर्स है ना, देखो अभी जो लोग देख रहे हैं ना, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई जॉब करता होगा, किसी का टूरिंग जॉब होगा, कोई सेल्समैन होगा, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल करके भागते दौड़ते 11 बजे आपके वो शो को देखते हैं। और जो लोग नहीं देख पाते हैं वो रात को 11 बजे यूट्यूब पे आपका निकालते हैं, वो उसमें देखते हैं। करेक्ट। तो इनको बहुत सिखाइए, अगले 1 साल में नहीं, इनको सीपीआर देखना आना चाहिए, आरएसआई देखना आना चाहिए। क्या हम सीपीआर और आरएसआई ऐसी छोटी छोटी इसके ऊपर हम वीडियोस बना सकते हैं, आधे घंटे के, 15 मिनट के, 20 मिनट के? बिल्कुल वीडियोस बना। दोस्तों, आई विल गिव यू द कमिटमेंट दैट आने वाले 6 महीने के अंदर हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपके क्या है सीपीआर, कब देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। मैं रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा
कि उसकी भी वीडियोस हम बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल यस आई कैन सुनील ईरानी और स्टॉक्स विद रोहित में आप तक लेके आए, जिससे आप घर बैठे वो चीज सीख सकते हैं कि कंसोलिडेशन कब टूटेगा। कॉन्कर्ड बायो 1550 के आसपास बाइंग की गई थी, 2664 का हाई हमें देखने मिला, लगभग 70% का गेन इसमें हमें मिला और हमने इसे 2450 के आसपास पूरा एग्जिट किया था। मैंने आपसे भी एग्जिट करवाया था। हाँ, वो 2450 पे आपने मेरे से बिकवाया था और मैं उस समय आपके ऑफिस आ रहा था, मुझे मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगे होंगे और 2600 आ गया था जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था। करेक्ट। और जब हम चाय पीने बैठे थे तो आपने कहा था देखो आपने बेच के अच्छा किया, 2150 आ गया है। करेक्ट। ये कहानी जरा समझाओ हमारे दोस्तों को। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको उसी समय बताया था कि मैं बेचने के लिए आरएसआई मुझे आप यानी आरएसआई देखना जिसको आ गया बिल्कुल उसको समझ में आ जाएगा कि अब बेचो। बिल्कुल। और आरएसआई आपको देखना आ गया तो आप चार्ट खोल के ही बता दोगे कि नई बाइंग नहीं करनी है। अच्छा, खरीदना नहीं है, अब खरीदना नहीं है। आरएसआई देखने से ये समझ में आ जाएगा कि अब खरीदना नहीं है, अब बेचना है। 70 के ऊपर दिख रहा है आपको आरएसआई, खरीदना नहीं है। इसमें आपने एक चीज बताई थी कॉन्कर्ड बायो में कि इसका ट्रेंड आपने देखा था पिछला। करेक्ट। वो क्या चक्कर है? ट्रेंड इसका आरएसआई में मैंने देखा था 87 का हाई था उसमें, जिससे मुझे उसके बिहेवियर का पता लगा कि जब उसमें बायर्स किक इन होते हैं तो बायर्स उस स्टॉक को बहुत ऊपर ले जाते हैं और जिससे आरएसआई लगभग 87 तक। मुझे याद है कि 80 के ऊपर जैसे ही आया था 82 पे आपने मुझे फोन किया, 82 83 पे मैंने आपको फोन किया कि आप हटा दीजिए, कभी भी ये स्टॉक पलट सकता है। अच्छा। और 200 रुपए बाद पलटा, लेकिन पलटा जरूर। तो मतलब आपने ये देखा था उसका ट्रेंड में, आपने देखा कि पिछला 87 से पलटा था, अभी 82 हो गया तो कभी भी पलट सकता है। तो हमने वो 200 रुपए के प्रॉफिट को नहीं देखा, हमने 2150 पे जो गया तो वो लॉस हमारा उतना नहीं हुआ। राइट। तो दोस्तों, आरएसआई देखने से आपको ये समझ में आएगा, अगर आरएसआई देखना आप सीख गए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उसके चार्ट में देखेंगे आरएसआई अगर 70 से ऊपर चला गया है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको नई बाइंग नहीं करना है। लेकिन आप ये डिसीजन भी खुद ले सकते हैं कि आपको बेचना कब है। उसका, उस स्टॉक का पिछला बिहेवियर देख करके आप बताएंगे कि अगर वो मान लीजिए 85 के ऊपर गया है, पिछला रिवर्सल उसने दिया है, तो आप 80 तक वेट कर सकते हैं, 78 तक वेट कर सकते हैं। जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लेकर के आप बाहर आ सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, इसमें बस एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि न्यू बाइंग इसमें अभी नहीं है। लास्ट लाइव अगर आप देखोगे, लास्ट टू लास्ट लाइव जिसमें कॉनकॉर्ड बायो लगभग 1800 के पास चल रहा था, 1850 के पास चल रहा था, तब मैंने कहा था कि मुझे दिख रहा है टेक्निकली कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जहां से आज ये स्टॉक 2170 चल रहा है, लगभग 400 रुपए ऊपर है वहां से। अभी बाइंग मैंने कहूंगा नहीं है, नो बाइंग जोन में ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूंगा। तो अभी ये नो बाइंग में है। जी हाँ। यहाँ एक और प्रश्न। जी हाँ। जैसा आप जानते हैं, आप मेरे कारण परेशान रहते होंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक है वो मुझसे बहुत प्रसन्न रहते होंगे इस चीज को लेकर के। जी हाँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आरएसआई देख करके आप ये समझ सकते हैं कि नो बाइंग। करेक्ट। आपने पिछली बार बताया कि 1850 पे आपने बाइंग 15 दिन पहले बताई। राइट। और आज आप कह रहे हैं नो बाइंग। बिल्कुल। तो क्या आरएसआई आज देख करके आपने बताया है या कोई और कारण से आप बता रहे हैं? जी हाँ, इसमें एक आरएसआई का भी फैक्टर इंक्लूडेड है, लेकिन आरएसआई का फैक्टर के अलावा मैंने देखा कि ऑलरेडी हमें मूव मिल चुका है उतना, और अब बीच में एंटर करना सही नहीं होगा। मैं कोई ऐसा स्टॉक ढूंढूंगा जहां पे मुझे एक पर्टिकुलरली परफेक्ट एंट्री मिल रही है। मतलब ये वो आरएसआई नहीं है जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। जी हाँ, और मैं एक ही एक स्टॉक के पीछे नहीं पड़ा रहूंगा, साइकोलॉजिकली मैं ड्रेन हो जाऊंगा अगर मैं एक ही स्टॉक में काम करता रहूंगा। अच्छी बात आपने कही। ये साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी हम बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो महीने पहले आपने कोई स्टॉक बताया, वो स्टॉक मेरे पकड़ में नहीं आया। करेक्ट। तो मेरी साइकोलॉजी ये रहती है कि मैं बार बार वो देखता हूँ, यार ये मैं 1700 रुपए में नहीं खरीद पाया था, अभी 2800। बीएसई की बात करें, अभी आज ही एक मैसेज आया कि सर अभी बीएसई खरीद लें क्या 5400 पे।
तो बीएसई की बात आप 3 महीने से कर रहे, 3 महीने में आपने पहले 2600 बताया, तो बार बार नजर वहीं जाती है। करेक्ट। इस साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक तो बताइए, और इस साइकोलॉजी से बाहर कैसे निकलना, क्यों निकलना, क्या ये साइकोलॉजी सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, और गलत है तो उसको छोड़ना कैसे। जी हाँ, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप उस साइकोलॉजी से चलेंगे कि मेरा ये स्टॉक मिस हो गया है, अरे यार ऐसा हो गया है, मेरा तो ये रैली मिस हो गई है पर्टिकुलरली, मैंने ये क्यों बाय नहीं कर लिया, ये क्यों बाय कर लिया, तो ऐसा अगर सोचते हुए चलेंगे तो बहुत रिग्रेट आपको होगा और आप बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे, बहुत जल्दी मार्केट से बाहर हो जाएंगे आप, और ये शो से भी बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, और उस समय अगर आपने बाइंग कर ली तो आप फोमो बाइंग में चले जाएंगे। अगर आप फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी हाँ, बीएससी अगर 5400 पे बाय कर लिया, हमने कहा था कि बीएससी जब 4600 था, जब उसके रिजल्ट आए थे, तब एक रील बनाई थी कि उसके बम्पर रिजल्ट्स आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये अब अपना हाई तोड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर आप उस समय कर लेते तो भी ठीक था, लेकिन और 5000 के ब्रेकआउट पे भी बाय कर लेते तो भी ठीक था। ये अभी लेकिन आप कुछ दिन पहले 5400 पे बाय नहीं कर सकते उसको। 5400 पे उसने 400 रुपए की रैली ऑलरेडी आपको दिखा दी। यानी 6000 जाएगा तो 200-400 रुपए कमाने के लिए बाय नहीं कीजिए। जी बिल्कुल, है ना, बजाय इसके 5400 आप उसमें लगा रहे हैं, राइट, उतने पैसे किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में लगाइए। बिल्कुल। तो यहाँ आप 10% कमाएंगे, वहां आप 40% कमा सकते हैं। बिल्कुल। और आरएसआई भी तब तक हाई चले गया है अभी, तो आरएसआई वहां से हाई चले गया, लेकिन जिसने होल्ड किया हुआ है वो होल्ड कर पाएगा साइकोलॉजिकली, क्योंकि उसकी बाइंग नीचे। तो मेरा मूल प्रश्न ये था, जी हाँ, कि कंकर्ड बायो में 1850 पे आपने एंटर करने का बोला था कि आप कर सकते हैं, और आज वो 2100 के ऊपर है, 2170 है, आप बाय नहीं कीजिए। इसमें आरएसआई के अलावा भी बाकी फैक्टर्स हैं, दैट आर दोज आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी आल्सो एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सब चीजें ध्यान में रखना है। और आरएसआई ऊपर जा ही रहा है, बिल्कुल, तो आप वो ऊपर आरएसआई जा ही रहा है, तो दूसरा कोई नीचे वाले पे जाओ ना, नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड सिचुएशन। ओवरसोल्ड सिचुएशन। ऊपर वाला है आरएसआई, नीचे वाला ओवरसोल्ड सिचुएशन। वो लाइन को क्या बोलते हैं? 30 की लाइन बोलते हैं उसको। 30 के 30 की लाइन के वहां आरएसआई इज एट 30। आरएसआई हाँ 30 और 70। अब मैं उतना आपके जितना मुझे नॉलेज नहीं है, 30 और 70 का रूल आपने बताया था। आरएसआई अगर 30-70 है तो वहां से आप वापस आइए, आरएसआई अगर 30 के नजदीक है तो वहां बाइंग कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं वो रूल आपको रिवाइज करवा देता हूं। आरएसआई अगर 70 के ऊपर जा रहा है तो आप बाइंग नहीं करना है, और अगर आपके पास है तो आप सेल कर सकते हैं। और आरएसआई अगर 30 की लाइन के पास में है तो वहां ओवरसोल्ड सिचुएशन है, वहां आप एंटर कर सकते हैं। ये आप निफ्टी 50 का चार्ट भी खोल के देख लीजिए। अच्छा, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि जब आरएसआई 30 के नीचे गया, मतलब 22 नवंबर, मतलब वो निफ्टी 20 जो है, हाँ, वो म्यूचुअल फंड भी जो है हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। निफ्टी 50 मतलब ये निफ्टी 50 जो 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनियों का इंडेक्स है जो, उसमें भी हम 22 नवंबर को देखेंगे तो आरएसआई 30 के नीचे चले गया था। मतलब ओवरसोल्ड सिचुएशन आ गई थी, इवेंट सामने था, सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल जरूर। तो मैं यहाँ एक प्रश्न आपसे करूंगा। आपने बताया कि निफ्टी 50 में जो है 50 कंपनियां वो आती जाती रहती हैं, कुछ बाहर होती, कुछ अंदर होती। तो जो आरएसआई 30 के नीचे अगर कोई कंपनी चली गई, क्या वो बाहर होती है उस कारण से? जी नहीं, बाहर उस कारण से नहीं होती है, उसका मार्केट कैप लिटरली बहुत कम हो जाता है। अगर दूसरी कंपनी जिसका मार्केट कैप ज्यादा है, मेनली मार्केट कैप के ऊपर है, मार्केट कैप मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट। ओके, नहीं ओवरसोल्ड सिचुएशन में रेट्स कम भी हो जाते हैं ना, तो मार्केट कैप उस वजह से कम भी होता है। वो तो ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। अब जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है मयूर यूनिक्वार्टर्स। लगभग 650 के आसपास बाइंग प्राइस था, आज 580 चल रहा है, बहुत दिनों से मूव नहीं कर रहा है पर्टिकुलरली ये स्टॉक। मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसमें चिंता नहीं कर रहा हूँ। और 580-570 के नीचे ये स्टॉक जाता है नहीं, वहीं घूम रहा है अभी। जी हाँ, थोड़ा इरिटेशन जरूर होता है
कि 6 महीने से लगभग स्टॉक वहीं घूम रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स में मुझे इतने चेंज नहीं दिखे। क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दिखे, उसमें जो हमें नोट्स पढ़ने को मिले, पर्टिकुलरली जो स्क्रिप्ट्स आई मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें अर्निंग रिलीज में जो स्क्रिप्ट्स आई, उसमें जो नोट्स मैंने पढ़े उसमें भी सब कुछ पॉजिटिव दिखा कंपनी में। तो इसलिए मैं बना हुआ हूँ इस स्टॉक में, अभी एवरेजिंग भी नहीं कर रहा हूँ। ये स्टॉक पर्टिकुलरली नेगेटिव में चल रहा है, 10% नेगेटिव। लेकिन मयूर यूनिकोटर्स के बारे में अभी 10 दिन पहले जब हम बैठे थे चाय पीते हुए, और आपने ये कहा था कि रुक जाओ आप 5 साल, ये 10 गुना हो जाएगा स्टॉक। राइट। तो उस सिलसिले में दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाएं, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मयूर यूनिकोटर्स की स्टोरी हम एक वीडियो बना करके यूट्यूब में डालें। बिल्कुल, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि भले ही ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, लेकिन उनको ये समझ में आना चाहिए कि क्यों ये मल्टी बैगर हो सकता है। राइट। यस। नेक्स्ट स्टॉक इज सर्वोटेक। सर्वोटेक फेवरेट स्टॉक है मेरा। सर्वोटेक हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि स्टॉक्स विद रोहित की शुरुआत यहां से हुई थी। प्लीज। 125 पर ये बाइंग रेट था हमारा। एक्चुअली बाय तो हमने इसे 98 रुपीज पर कर लिया था, और 125 पर जब आया था हमने इस पर वीडियो बनाया, और 202 का हाई दिखाया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। 61.6% का रिटर्न। अभी मैं कहूंगा कि अगर आपने इसे होल्ड करा हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर नहीं बाइंग करना है तो यहाँ एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन पर्टिकुलर इस स्टॉक में हुआ है, और प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद 185 के ऊपर एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है अपने हाई को जरूर तोड़ेगा। बम्पर रिजल्ट आए थे इस कंपनी के, और हाई को तोड़ने के लिए रेडी है। अगर 185 क्रॉस करता है और वहां बाय करते हैं, जी हाँ, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 230 से 240 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और क्योंकि इसमें अपर सर्किट लगता है 5% का, इसलिए थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो जाता है स्टॉक, लेकिन फिर भी लेवल्स तो दिखने हैं तो दिखेंगे ही। और लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा आपने अगर लिया हुआ है अलग पोर्टफोलियो में, बस पड़े रहने दीजिए, देखिए भी मत। दोस्तों, सर्वोटेक के बारे में अगर आपको पूरी फुल डिटेल चाहिए तो आप यस आई कैन सुनील ईरानी और स्टॉक्स विद रोहित के यूट्यूब चैनल पर जब आपको जाकर के देखेंगे, तब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा कि क्यों ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एक अच्छा स्टॉक है। बीएसई 2600 का बाइंग रेट था, और रील बनाई गई उस समय, और तभी मैंने वीडियो में भी बताया गया था, यूट्यूब के वीडियो में भी अगर आप देखोगे तो 6000 का टारगेट वाज इंटैक्ट फॉर मी। कभी भी मैंने नहीं बोला कि 6000 नहीं जाएगा ये स्टॉक। भले ही 4800 पे 30% 20% हटवाया मैंने, बुकिंग करवाई प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली वहां से हमें हटना था कि भाई 20-30% एटलीस्ट हमने बुक कर लिया। वहां से स्टॉक 4100 भी आया, 4100 पे बाइंग नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कहाँ बाइंग लेवल है। 4339 का एक बाइंग लेवल दिया मैंने रिसेंटली, और 4339 से आज 5445 का हाई, 110% केवल 3 महीने में। और अभी भी मैं कहूंगा होल्ड कीजिए 6000 के टारगेट के लिए। 6 तारीख को बीएसई की एक घटना मेरे साथ हुई, बताऊं क्या? जी बताइए। पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। शुक्रवार के दिन 6 तारीख को 6 दिसंबर में यूनियन बैंक किसी काम से गया, मेरे ऑफिस के पास में है। तो मेरा एक दोस्त क्लाइंट भी है और अच्छा दोस्त भी है, राजा जी, वो मिला। अरे भाई साहब, वो बीएससी ने तो चमत्कार कर दिया, 5400 तोड़ दिया, 5400 क्रॉस कर दिया। मैंने कहा राजा अभी और चमत्कार होंगे, चिंता मत कर। बोले क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, संडे का लाइव शो देख लेना। कौन कौन से स्टॉक चमत्कार करने वाले हैं। यस, राइट। नेक्स्ट स्टॉक इज CDSL। बहुत कमा के दिया लोगों को इसने, बार बार नीचे आया, बार बार हमने कहा बाय अच्छा, कर ये लो। नीचे जाता ही इसलिए कि लोग कमा पाए।
बिल्कुल। आपको मैंने इसका बिहेवियर ही बताया कि ये नीचे वाली सीढ़ी बनाता है फिर ऊपर की सीढ़ी बनाता है। डेफिनेटली सेम टू सेम किया इसने, नीचे की सीढ़ी बनाई, 1420 का लो भी दिखाया हमें, 1320 का लो भी दिखाया हमें, और वहां से वापस से ऊपर बार बार 2-3 रील डाली कि फेवरेट स्टॉक में CDSL है, CDSL है, CDSL बाय कर लो। मेरे को लगता नहीं कि किसी ने जो मेरी बातें सुनता है उसने बाय नहीं किया होगा CDSL। और 1250 से 1900 का लेवल, 1899 का लेवल, 52% रिटर्न, न्यू एंट्री नहीं बनती है। 1700 का लेवल अगर दिखता है तो ही नई एंट्री करेंगे। आप फ्राइडे को हमने एक रील डाली थी, ओके, आज के लाइव शो के प्रोमो के लिए, राइट। तो आप अगर उसमें देखेंगे एक कमेंट आया था, कोई विश्वास था शायद, ओके, उसने उसने कमेंट लिखा है कि आपने जब आपके वीडियो देख देख करके जो जो आपने बोला हमने बाय किए और मेरा पैसा दुगना हो गया। आप ओके, चेक करना। ओके, मैंने देखा था वो कमेंट उस दिन। अच्छा, तो दोस्तों ये बात सही है, जैसा रोहित ने कहा कि अगर जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और अपने विवेक से निर्णय भी लीजिए। यस, जी हाँ। सो CDSL में अभी न्यू बाइंग नहीं बनती है, हम इसे होल्ड करेंगे। 30% हमने इसमें से निकाला था थर्सडे को 1850 के पास, और मैंने कहा था कि मैं 20% और बेचूंगा 1950 के पास, और बाकी 50% जो है वो मैं होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये जो आपको 20% और 30% बेचना है, अभी बेच देना है, अभी रख दो, अभी नहीं बेचना है, इसका भी एक फाइनल रूल बता ही दो आज। इसका तो RSI का एक रूल है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो बहुत बार होगा कि ऐसे हमें 1700 के लेवल भी नहीं, जैसे अब CDSL है, BSE है, आप बताते हो लॉन्ग टर्म के लिए, किसी ने खरीद लिए 50 शेयर, फिर आप बोलते हो 20% बेच दो, फिर वो आप बोलते हो 30% और बेच दो, फिर आप बोलते हो ये 50% कभी नहीं बेचना है। राइट। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो। अब देखिए, आपने अगर कम क्वांटिटी में खरीदे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो कुछ नहीं करना, आप कुछ मत करिए। अच्छा, अगर आपने 500 शेयर ले लिए हैं जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो चल रहा है, 400 शेयर ले लिए हैं, 1000 शेयर ले लिए हैं जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा होगा, और सिर्फ CDSL ही ऐसा शेयर है जो आपका पूरा पोर्टफोलियो चला रहा है, तो फिर आपको हटाना जरूरी है। मतलब फिर वहां हमारे वो जो बैलेंस, पोर्टफोलियो का जो बैलेंस है, आप पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है आपका कि एक सेक्टर में 25% से ज्यादा नहीं, एक इंडेक्स में 40% अधिकतम, और 10% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं डालना। ये मैं बार बार अपने हर लाइव में रिपीट करता हूं। वहां आप जाइए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए CDL या BSE 20% से ज्यादा आपने उसी को खरीद लिया है, तो उसको 10% पे ले आओ, प्रॉफिट बुक करो और शांति से अगले स्टॉक की बात करो। और स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा क्वांटिटी में बाय करता हूं, इसीलिए मैं, अरे आप कर सकते हो, आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ 4 करोड़ का है। हमारे जो आदमी 10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो है, वो कहां से बाय करेगा इतना? इसीलिए मैं बताता हूं कि इसमें मैं 50%, 30%, 20% बुक करने जा रहा हूं। वो मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, बट डेफिनेटली % टू % डिफर करेगा ये चीज। नेक्स्ट शेयर है सैनस्टार। इसे हमने 50% एग्जिट किया था। सैनस्टार वही है, इसने आपको बहुत कभी खुशी कभी गम दिया, वही है? बिल्कुल, 112 पे था, दिया था, और 160 तक गया ये पर्टिकुलर स्टॉक, 50% अगेन, और 50% हमने 148 पर हटाया था, और 50% सेल किया था 109 रुपए पे। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स खराब आए थे, और मैं ऐसे लॉस में हटाता नहीं हूं जनरली, लेकिन मार्जिन श्रिंक होते हुए दिखे, सेल्स डाउन जाती हुई दिखी, तो मैंने हटाया। बट अगेन स्टिल द स्टॉक इज एट 128 सरप्राइजिंगली, और मैं उन लोगों के लिए खुश हूं जिन्होंने इसे अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए। सो इट्स फाइन। क्यों ये स्टॉक वापस बढ़ा? जस्ट बिकॉज द पी इज लो, पी थोड़ा लो है इस कंपनी का एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री पी, और अंडर वैल्यूड होने की वजह से ये स्टॉक ऑलरेडी 160 से 112 तक गिर चुका है, और रिजल्ट खराब आए जब 112 पे था, इसलिए थोड़ा मार्केट करेक्ट होने पर ये पर्टिकुलर शेयर। इसमें मैं ये चाह रहा था सैनस्टार में, अगर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आप देखिए, बिल्कुल, और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद इस पर रील या वीडियो जो भी होगा वो बना करके लोगों तक जरूर पहुंचाइए। यथार्थ हॉस्पिटल 475 के आसपास बाय किया था,
और 694 का हाई दिखाया इसने हमें, और हमने इसे प्रॉपरली हाई के पास 688 के पास एग्जिट किया और रिजल्ट का वेट नहीं किया। 46% का रिटर्न लगभग। अभी इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है, ना इसको आप होल्ड करेंगे। ये भी कॉल क्लोज हो चुका है। लेकिन इसमें यथार्थ में मैं ये चाहता हूं कि जो इसके कैपेक्स के लिए ये लोग पैसा लाए हैं और आने वाले साल में, 1 साल में, 6 महीने में जब भी इसका ये कैपिटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, करेक्ट। मैं चाहता हूं कि उस समय इसके ऊपर और हमें एक बार नजर मारना चाहिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है, कोई इसमें दो राहें नहीं है। और 653 ऑलरेडी चल रहा है, मतलब हमारे बेचने के रेट से सिर्फ 30 रुपए डाउन है। और डेफिनेटली अपना हाई अगर क्रॉस अभी खरीदने की आप सलाह नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। आगे चल के कभी 6-8 महीने में, साल भर में इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है प्रोजेक्ट्स में, तब हम आपके पास फिर आएंगे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 2600 के आसपास बाय किया था। इस हफ्ते इसने हमें 3094 रुपए का हाई दिखाया, मतलब 19% का रिटर्न दिया। अभी चल रहा है 2900। मैं कहूंगा इट्स अ गुड बाय फॉर नाउ। अभी भी यस, सर्वोटेक के बाद ये भी मुझे लग रहा है इट्स अ गुड बाय फॉर नाउ। अनंतराज 595 पर बाय किया गया था, लगभग 808 रुपए का हाई दिखाया। 35% रिटर्न इसने हमें दिया, वो भी एक बहुत कम समय में। और इसे भी मैं कहूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। बाय आपको करना है तो ये डिप जरूर दिखाता है। अभी भी 650 का डिप इसने हमें दिखाया, ये बिहेवियर है इसका। और 740 पर अभी चल रहा है। अभी आप होल्ड कीजिए, बाय नया नहीं करना है, डिप का वेट करेंगे। नेटवेब या अनंतराज? जी हाँ, मैं कहूंगा नेटवेब। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने 290 के आसपास बताया गया था लॉन्ग टर्म में लेने के लिए। 360 का हाई इसने हमें दिखाया, 25% का रिटर्न दिया। अभी 327 चल रहा है और मुझे लगता है इसको भी और कंसोलिडेशन की थोड़ी जरूरत है। जनवरी में रिटर्न जरूर देगा आपको। Why JSW Infra is in your long term list? JSW इंफ्रा, मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखकर इसे मैं कहता हूं कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। और इसके पास जिस तरीके के ऑर्डर है और मार्केट कैप इसका अभी जो चल रहा है, और अंडर वैल्यूड भी है, तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा बेट है। What will be the impact as far as the long term holding is concerned? Right. Regarding Maharashtra results? जी हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट JSW के महाराष्ट्र में भी है। और इसी वजह से हमने देखा कि जब महाराष्ट्र इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो JSW इंफ्रा ने भी हमें एक बढ़िया बूम दिखाया और लगभग 270 रुपए चले गया था ये डाउन गिरते मार्केट में, और अब आ गया है वापस 327 रुपए। और हमने हमारे जो इंस्टाग्राम का एक ब्रॉडकास्ट चैनल है जो मेरे बायो में आपको दिख सकता है, उस पे भी ये स्विंग ट्रेड दिया था, लगभग 313 के आसपास दिया था फॉर 11 रुपीस के प्रॉफिट के लिए, और लेके हम निकल गए थे उसमें। एनसीसी 308 के आसपास हमने बताया था, 314 अभी चल रहा है। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अमेजिंग फ्यूचर है, होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। नई बाइंग करना है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए, ये भी डिप जरूर दिखाता है 300 के आसपास। अनंतराज और एनसीसी में डिप पर बाई करना है। जी हाँ, डिप पर बाई। इंडो अमाइंस नाउ इसमें सीपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इंडो अमाइन वो स्टॉक है जिसने स्टॉक्स विद रोहित को हिट किया है। राइट, इट इज वन ऑफ द स्टॉक। 163 की बाइंग थी, 248 विद इन 10 to 15 डेज, 52% रिटर्न दिखाया इससे। 15 दिन के अंदर ये 50% का रिटर्न दिखाया है। बहुत लोग, आप लोग जो जुड़े हैं, आप में से बहुत सारे लोग इंडो अमाइंस का मूवमेंट देख करके हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना विश्वास हम पर करते हैं। और यूडीएस हम 363 के आसपास इसे हमने बाय किया था, 438 का हाई दिखाया, लगभग 20% का रिटर्न दिया। 395 अभी चल रहा है, 390 आता है तो मुझे लगता है सपोर्ट टच करेगा, आप बाय कर सकते हैं। मैनकाइंड 2487 से 2870, मतलब 15% का रिटर्न। बहुत कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक, पर्टिकुलरली गिरते मार्केट में भी नहीं गिरा है और सपोर्ट ले चुका है अभी। मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना चाहिए।
नई बाइंग अभी नहीं करना है। और ये कौन सा है? ROBU? रोबू, मैकफॉस। रोबू। रोबू 860 पे बताया गया था, पंपर रिजल्ट इसके आए, 1368 का हाई दिखाया, मतलब 60% रिटर्न। और इसकी मिनिमम क्वांटिटी जो बाय करने की थी वो लगभग 300 की थी, मतलब 300 मिनिमम क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो एक लॉट में। लेकिन बाद में ये लॉट साइज रिवाइज हुआ, मतलब एक लॉट 150 क्वांटिटी का हो गया, हाफ कर दिया इसको। अरे यार भाई रोहित, सेबी ने 800-900 रुपए के शेयर तुम बता रहे हो और फिर 300 का लॉट कितने का हो गया एक लॉट खरीदना? जी हाँ, ये तो ये अब तुम्हारे बस की बात है भाई, हमारे बस की बात नहीं है। SSDL 156 की बाइंग थी और 175 का हाई दिखा, लेकिन वहां से जो शेयर गिरते गया, बहुत परेशान किया इसने। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे, हम बने रहे। FII की बाइंग थी, हम बने रहे। FII ने बेचा, हम बने रहे। DII ने बेचा, हम बने रहे। 118 का लो दिखाया स्टॉक ने, ओवरसोल्ड सिचुएशन में गया। फंडामेंटल स्ट्रांग थे, रिजल्ट अच्छे थे सेकेंड क्वार्टर के, हम बने रहे। वहां से एक हाइक दिखा हमें, लगभग 25% का हाइक, और 147 का हाई देखने को मिला इस पर्टिकुलर वीक में। वहां पे अभी क्लोज हुआ है 141 के आसपास, इसे अभी -10% चल रहा है। यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे, हाँ। हम बने रहे, हम बने रहे, हम बने रहे, हम क्यों बने रहे? हम क्या टेक्निकल्स थे जिससे कि आप बने रहे? इसके फंडामेंटल्स की वजह से मैं बना रहा। फंडामेंटल्स राइट, फंडामेंटल्स में मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखे। अगर मुझे नेगेटिव पॉइंट्स दिखते, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी का मार्जिन बढ़ा हुआ है इस पर्टिकुलर सेशंस में, जो भी ये ईयर चालू हुआ है, कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कम नहीं हो रही है। अब FII तो सिर्फ प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, DII भी स्मॉल कंपनीज में ऐसे समय पे बेचने लग जाते हैं। तो प्रमोटर अगर बेचता तो एक पॉइंट हो जाता मेरे लिए कि मैं हट जाता, लेकिन प्रमोटर बने रहे और इसलिए हम भी बने रहे, और आज -10% पे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी बने रहेंगे। फंडामेंटल्स अगर बहुत स्ट्रांग है राइट, तो हमें बने रहना है। करेक्ट। राइट। SBFC 88 पे बाय किया था, सेम डे 106 का है, मतलब 20% एक दिन में ही दे दिया था। लेकिन वहां से जो स्टॉक पलटा है, नीचे जाते गया 79 का लो दिखाया, लेकिन वहां से हमारी बाइंग प्राइस पे आज वापस से आके खड़ा हो गया 88 पर। मैं इसे होल्ड करूंगा 90 के ऊपर, मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। थोड़ा हमें सताता जरूर है, कंसोलिडेट होता है, लेकिन स्टिल आई विल होल्ड दिस। जो बच्चा सताता है वो लेकिन साल भर में एक आध काम ऐसा कर देता है कि प्यार पाता है। राइट। तो SBFC वैसे ही है। करेक्ट। ये प्यार कब पाएगा? ये प्यार 90 के ऊपर पाएगा। जी हाँ। अभी नई बाइंग नहीं करना है। फिक्स टाइम ट्रांसमिशन। फिक्स ट्रांसमिशन अमेजिंग स्टॉक 1565 के पे लिया गया था, 2800 का हाई दिखाया इसने हमें। 1 से 1.5 महीने में लगभग 80% का रिटर्न। 2200 पे हमने 80% एग्जिट कर दिए थे, और स्टोरी भी डाली थी कि हम एग्जिट कर रहे हैं 80%। 20% हमने एक्चुअल हाई पे सेल किए 2790 पे, और वापस से स्टोरी डाली कि 20% हम 2790 पर सेल कर रहे हैं। फिक्स ट्रांसमिशन की भी एक कहानी है। जी हाँ। अब मैं वो बताऊंगा तो नहीं कौन से ऑफिस में कौन सा अधिकारी था, लेकिन मैं किसी काम से किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया। ओके। और मैं लाइन में खड़ा था। ओके। तो अधिकारी ने मुझे देख लिया। ओके। और उसने चपरासी को बुलाया, बोले उस साहब को बुलाओ। तो मैं तो उनको जानता नहीं था जी। तो उन्होंने मुझे अपने चेंबर में अलग बुलाया और एक चेयर ऑफर की। ओके। और बोले सर आप सुनील हिरानी हैं? मैंने कहा जी हाँ जी। आपका स्टॉक्स विद रोहित शो आता है? मैंने कहा हाँ। बैठिए सर प्लीज। ओके। हमने पिक्स ट्रांसमिशन खरीदा है, अभी 40% ऊपर चल रहा है। तो पिक्स ट्रांसमिशन की वजह से मुझे एक गवर्नमेंट ऑफिस में, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर जब 80% रिटर्न आया तो मैंने उनको फोन किया कि आप इसको बेच दीजिए। जी हाँ। तो चल हाई पकड़ लिया उन्होंने। हाँ। तो वो हालांकि वो अगर वो मेरे संपर्क में नहीं रहते तो शायद फिर नीचे आ जाता, तो उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। करेक्ट। तो थैंक्स रोहित, आपकी वजह से मुझे लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ा और चेयर मिल गई। ADF फूड्स 284 के आसपास हमने लिया था, 344 का हाई, 21% रिटर्न। अभी चल रहा है 335 के आसपास।
इस पे मैंने टारगेट्स नहीं बताए थे, लेकिन मेरे टारगेट्स 350 के थे। इसमें कोई नई बाइंग नहीं करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे। अगर आपको रखना है, अगर आपको निकलना है तो निकल सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। अगर आपको अपना पैसा फ्री करना है और आपको ऐसा लगता है कि 10-15-20% प्रॉफिट आप ले सकते हैं तो निकल के बाहर आ जाइए। एफएल इंडिया 1620 पे ये हमारा दशहरा पिक इसने था। भी सताया है, बिल्कुल सताया है, थोड़ा सताया तो सभी ने है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा चल रहा था उस समय। लेकिन फंडामेंटली हम स्ट्रांग थे, सारे स्टॉक इतने स्ट्रांग स्टॉक्स लिए थे जिनमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं थे, और उसी वजह से 1869 का हाई एफएल इंडिया में 15% का रिटर्न केवल एक हफ्ते में। होल्ड करेंगे इसको, अभी बाइंग नहीं करेंगे, नहीं, नो बाइंग जोन में ये भी चला गया है। एप्टस वन मोर स्टॉक्स विच इज इन नेगेटिव परसेंटेज 373 पे। देखो 5 नेगेटिव आपने बताया हो कि एक तो मयूर यूनिकोटर्स है, राइट, उसको तो भूल जाओ। करेक्ट, 4 ही है, 4 में से इसकी क्या स्थिति है? इसकी स्थिति है ये रखने लायक है, बिल्कुल रखने लायक है। रिजल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग मैनेजमेंट की कमेंट्री है। आप इसको रखिए 334 रुपए के ऊपर, हमें एक अच्छा मोमेंटम। क्या कारण इसके नीचे आने के लिए लगता है आपको? इसका कारण मैंने बताया था कि एनबीएफसी पर्टिकुलर उस पीरियड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं इतना, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा था। आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स देगा। जी हाँ। BASF अगेन वन मोर स्टॉक विच इज डाउन, और ये हमारा चौथा स्टॉक है जो डाउन है। BASF 7100 से 8600 गया, 22% रिटर्न इसने हमें दिया, और हमने इसे नहीं निकाला क्योंकि हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और ये एक लॉन्ग टर्म पिक था हमारा। और रिजल्ट जैसे ही हमने देखे, ये स्टॉक मैंने देखा कि रिजल्ट में मार्जिन श्रिंक हुए हैं, सेल्स भी कम हुई है, हमने तुरंत इसको 7400 पे हटाया। विद इन 5 मिनट्स मैंने रिजल्ट देखे, और मैंने आपको पहले लाइव में भी कहा था कि आपको बहुत फास्ट होना है, आपको फास्ट रिजल्ट चेक करने हैं। और देखा हमने, हमारे लर्निंग ग्रुप में भी बताया कि इसे निकालिए आप। 7400 के आसपास इसे हमने निकाला, लेकिन वहां से जो ड्रॉप देखने को मिला 5624 आज लर्निंग ग्रुप की आप बात करते, मैं हालांकि अभी तक पूछा नहीं आपसे जी। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं मैसेज में। अगर किसी को आपके लर्निंग ग्रुप में जुड़ना हो तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आप लेते हैं किसी को ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, 9111366055 पे आप जो नंबर हम देते हैं कॉल कर लीजिए, तो उन पे कॉल करें या मैसेज करें, ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, बेटर होगा। राइट, कॉल वो उठा नहीं पाएंगे इतने सारे लोगों का। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है PGIL। PGIL हमने लॉन्ग टर्म के लिए दिया था, जब मार्केट बहुत गिर रहा था। मैंने देखा पर्टिकुलरली, मैं इस पे बहुत दिनों से आंखें गड़ाए बैठा था कि ये अच्छा स्टॉक है, जब भी गिरेगा तब लेंगे। 893 पे बाय किया गया, 1270 का हाई, 42% रिटर्न 1 मंथ में, 1243 अभी चल रहा है। होल्ड करेंगे इसको आराम से, प्रॉपर्ली, कोई इश्यू नहीं है। आपने इस पे दिव्य दृष्टि दी जी, आज संडे है, राइट, और आज भी कुछ संडे पिक की दिव्य दृष्टि देंगे आप किसी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल, तो खैर उसकी बात हम करेंगे। राइट, आज की भी दिव्य दृष्टि है लोड़ा 1180 के आसपास बाइंग प्राइस थी, 1400 का हाई देखने को मिला, 19% रिटर्न इन जस्ट 2 वीक्स, और इसे भी हम होल्ड करके रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, नई बाइंग इसमें भी नहीं करना है। ABB इंडिया एक्चुअली 7100 के आसपास, इसे मैंने कहा था कि अगर बाइंग लेवल दिखता है तो हम बाय करेंगे। 7500 अभी चल रहा है, लेकिन रिजल्ट्स की वजह से मैंने मना कर दिया था कि हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, सो दिस पर्टिकुलर कॉल इज आल्सो क्लोज्ड। AIIL ये बड़ा फेवरेट स्टॉक दिखता है मुझे आपका। जी हाँ, जी हाँ, AIIL 1645 के आसपास बाइंग था हमारा, वहां से नीचे गया, और 1560 का जो सपोर्ट लेके वापस से आज 1654 पे क्लोज हुआ फ्राइडे को, और अभी होल्ड करेंगे। कैन बी अ न्यू बाय, आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज हमारे बाइंग लेवल से सिर्फ 9 रुपए ऊपर है। क्यों AIIL आपकी नजर में एक अच्छा स्टॉक है? AIIL पर्टिकुलरली अंडर वैल्यूड है, और इसके अगर प्रॉफिट्स हम चेक करेंगे तो बहुत बम्पर प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स बहुत अमेजिंगली फास्ट बढ़ रहे हैं, और फंडामेंटल्स में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखते नहीं है। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, जब से AIIL को टेक ओवर किया है 2020 में,
AIL की तख्ता पलट कर दिया है और मुझे लगता है कि दे विल डू अ गुड जॉब इन फ्यूचर ऑल्सो. In the long run, what should be the strategy as far as the long term, short term combination is concerned? दिस पर्टिकुलर स्टॉक वाज फॉर लॉन्ग टर्म, तो हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था. जब तक कि हमें ये 100% 150% रिटर्न नहीं दे देता है तब तक हम इसे हटाएंगे. ये आपका वो 10 लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है? नहीं, जी हाँ, जी हाँ. उसमें है. ओके. नेक्स्ट, सुमित सिक्योरिटीज. सुमित सिक्योरिटीज एक स्टोरी के द्वारा दिया गया था 2900 पे, 3700 का हाई दिखा दिया था, वहां पे 30% एग्जिट किया था. आज चल रहा है 3300, इसे भी होल्ड करेंगे, नई बाइंग नहीं करेंगे. ऐसा स्टॉक आपको गिरते मार्केट में बचाता है. क्यों? क्योंकि इनकी बुक वैल्यू हाई रहती है. बुक वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक की 11,000 के पास है और जब मार्केट गिरने लग जाता है तो लोग ऐसे स्टॉक्स ढूंढने लग जाते हैं जिनकी बुक वैल्यू हाई है. इसको अच्छे से समझाओ भैया, हमारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया. देखिए, जैसे मार्केट जिस समय पे गिरता है आप देखोगे कि NSIL, KICL जिनकी भी बुक वैल्यू हाई रहती है, लोग पर्टिकुलरली वो स्टॉक को ढूंढने लगते हैं कि एटलीस्ट कंपनी बंद हो गई या मार्केट इतना गिर गया तो जो कंपनी के पास एसेट्स हैं उसमें से अगर हमको कुछ मिलता है, अगर आपको कुछ मिलता है इसमें से, अगर कंपनी बंद हो जाती तो आपको 10,500 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से रेट. तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका के बादल मंडरा रहे. हाँ, राइट. और मार्केट एकदम से धराशायी हो गया. करेक्ट. तो सुमित सिक्योरिटीज जैसी कंपनियों को खरीदेंगे क्योंकि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा. शेयर का रेट कहीं भी जाए, करेक्ट. शेयर का रेट भले ही 6,000 चले जाए, 11,000 उसकी बुक वैल्यू है, Right. तो उतना पैसा तो कंपनी देगी. बिल्कुल ऐसे, इसलिए ऐसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए. ओके. तो हायर बुक वैल्यू, अब फाइनल और रूल की बात कर लें. इसमें आपका रूल, रोहित तातेड़ का हायर बुक वैल्यू कब हमको रखना चाहिए, क्या उसके बारे में रूल है उनका, उसके बारे में बात करूंगा. जी हाँ, ऐसे मार्केट में जब मार्केट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, उस समय में हम ऐसे शेयर्स नहीं बाय करेंगे. हम इस शेयर को पर्टिकुलरली उस समय पे बाय करेंगे जब हमें दिख रहा है सपोर्ट टूट रहे हैं, जो हमने अभी अक्टूबर और नवंबर में देखा. और पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखा. 2900 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देखा, मार्केट गिर रहा था वो भी देखा, गिरते मार्केट में भी चलो खरीद लिया गिरते मार्केट में. जी हाँ. अभी जनवरी में मार्केट बहुत जबरदस्त, मान लो बुल रन चालू हो गया, Right. तब क्या करना? तब गिरेगा नहीं है शेयर. ये शेयर नहीं गिरेगा लेकिन बाकी तो बढ़ रहे हैं, उस समय क्या करें? एटलीस्ट ये गिर रहा तो नहीं है, आपको आपके पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी मतलब अब मेरा प्रश्न एक्चुअली दूसरा है. राइट. कि उस स्थिति में क्या इसकी होल्डिंग कम करना है? जी हाँ, हटा सकते हैं आप इसे और शिफ्ट कर सकते हैं कोई मोमेंटम स्टॉक में. या अगर बहुत ज्यादा, अच्छा एक दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड कि पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है किसी का, और इस टाइप के स्टॉक उसने 5% लिए हुए, राइट, तो उसको पड़े रहने दे 5%? बिल्कुल पड़े रहने दीजिए. आप या तो आप पैसा यूज भी नहीं करते हो, एटलीस्ट उसको पड़े रहने दीजिए. इसमें अगर आपको हटाना है, आपको पास पैसे बहुत कम, दूसरी अपॉर्चुनिटीज है तो अपन हटा सकते हैं. पड़े रहने देंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि मार्केट कब गिरेगा. कल को फिर गिर गया मान लो 6 महीने बाद, तो ये आपको सपोर्ट करेगा. राइट. LTIM 5950 पे बाय किया गया था. 6400 रुपए का हाई फ्राइडे को, 7.5% केवल 2 से 3 हफ्ते में. अभी भी होल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया कंपनी है. इसमें कभी भी हमें बोनस और स्प्लिट अगर देखने को मिलता है तो अमेजिंग ये हमें रिटर्न्स दे सकती है लॉन्ग टर्म में. नेक्स्ट वन इज किर्लोस्कर न्यूमैटिक, जो 1510 के आसपास हमने इसे दिया था. 1820 का हाई, मतलब 21% रिटर्न, और इसे हम होल्ड करेंगे अभी. और अगर 1640 आता है तो वापस से नया बाय करेंगे. 1640 पर खरीद सकते हैं. जी हाँ. ओके. नेक्स्ट शेयर इज कैम्स, जिसको हमने अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले रील में दिया था 4429 के आसपास, और एक हफ्ते में ही 5360 का हाई, 21% रिटर्न. होल्ड कीजिए इसे, और ये भी मेरी एक बाइंग लिस्ट में जरूर है. इससे भी आप बाय कर सकते हैं. फ्राइडे को एक गिरावट देखने को मिली, बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है. आने वाले 6 महीने में इसके मूवमेंट के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हैं? कैम्स भी एक मार्केट रिलेटेड शेयर है और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है. एक अमेजिंग कंपनी है.
रेवेन्यू बढ़ते हुए ही दिखेंगे जो आपको। बीएसई है, सीडीएसएल है, उसी टाइप की। राइट। ओके। एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी 4300 का बाइंग रेट, 4363 चल रहा है, मतलब 1.5% का रिटर्न। होल्ड कीजिए अभी, और आपको बाय करना है तो थोड़ा स्लो मूव करता है ये, बट इट्स अ गुड बाय। लास्ट टाइम जब हमने एएफसी एचडीएफसी एएमसी के बारे में कुछ मुझे याद है कि 10-15 दिन पहले हम लोग कहीं चाय पीने गए थे, राइट, किसी रेस्टोरेंट में, करेक्ट। तो आपने इसके बारे में कुछ एक बहुत पॉजिटिव कमेंट किया था लॉन्ग टर्म के लिए। जी हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली एचडीएफसी एएमसी और जितनी भी असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो लॉन्ग रन में बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा मार्केट में लगाएंगे, म्यूचुअल और फंड में रिटेल डालेंगे। इन्वेस्टर जैसे जैसे बढ़ेगा भारत में, जी हाँ, जी हाँ। वैसे वैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ग्रोथ होगी। मंथली एसआईपी आप देखेंगे तो बढ़ते ही जा रही है, और उसकी वजह से इनका बढ़ना तय है। आज संडे मार्केट रहता है, राइट। तो मैं सुबह 9 बजे ही चला गया था सब्जी लेने के लिए। तो कुछ मेरे सब्जी वाले अच्छे पुराने परिचित हैं। ओके। तो रामेश्वर करके है वो, अपने भड़ूस का। ओके। तो बोले सर मेरे को भी एसआईपी शुरू करना है, अच्छा, ओके। तो गाइड कीजिए। तो हमारे जगमोहन भैया हैं, जगमोहन भैया के पास मैंने उसको नंबर दिया। जगमोहन खंडेलवाल जी, बहुत बड़ा काम है उनका। ओके। तो मैंने कहा उनसे मिल लेना आपने, ओके। तो वो आपको बताएंगे। तो प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज हमने बाय किया था 442 के आसपास। ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने चैनल पे नहीं दिया था, ये हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल पे दिया गया था, जहां पे 442 की बाइंग थी और 486 का हाई इसने हमें दिखाया, मतलब लगभग 12 से 13% केवल 2 दिन में। मतलब मैंने ये थर्सडे को ही दिया था, और बढ़िया हमने इसे अभी होल्ड किया हुआ है। मंडे ट्यूसडे के लिए हम इसे होल्ड करेंगे। मेरी एक इच्छा थी प्लेटिनम इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो बनाने की। बिल्कुल तो आपको लगता है कि वो वर्थ रहेगी बनाना? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। और डी लिंक इंडिया, डी लिंक इंडिया लास्ट संडे का संडे पिक था, 567 के आसपास बाइंग था, 622 का हाई, मतलब 10% का रिटर्न एक हफ्ते में। बहुत जबरदस्त स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बाइंग करनी है तो 600 के आसपास करना। आज जो आप संडे पिक देने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, एक हफ्ते में रिटर्न 5-7%, 10% मिल सकता है। बिल्कुल। ओके। खैर वो आप कैसे बता सकते हैं, वो तो जी। दर्शक बताएंगे अगले हफ्ते। CNCRD, जी हाँ, कॉनकॉर्ड कंट्रोल्स 950 के आसपास बाय था, 2100 का हाई, मतलब 120% रिटर्न इसने हमें दिया। अभी भी मैं कहूंगा 1800 चल रहा है, बाइंग नहीं करनी है। नहीं, ये भी पर्टिकुलर स्टॉक क्लोज हो चुका है। ये कॉन्कर्ड, ये 120% कितने दिन में दिया था रोहित? 120% 3 महीने में। तो मुझे तो ऐसे शेयर बताते ही नहीं हो। ये मैं आपसे जुड़ा उसके पहले दिया गया था। अरे तो बाद में, अच्छा उसके और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी होल्डिंग में बीएससी पड़ा हुआ है। टैक्स रेल ये भी ब्रॉडकास्ट चैनल पे दिया गया था जब मार्केट बहुत बढ़ रहा था। तो गुड स्टॉक्स टू बाय ऑन डिप में 192 के आसपास इसे दिया था, 224 अभी चल रहा है, 17% रिटर्न, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। बहुत बढ़िया स्टॉक है। एंड ये कौन सा है? केएफ इनटेक। जी हाँ, केएफ इनटेक 950 के आसपास अगेन ब्रॉडकास्ट चैनल पे दिया गया था, 1300 का हाई, माला माल कर दिया इसने। लगभग एक महीने से भी कम समय में 37% रिटर्न। अमेजिंग स्टॉक, बहुत बढ़िया है। इसे भी आप न्यू बाय जरूर कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी होल्ड कीजिए। पर्टिकुलरली दिस स्टॉक का बिहेवियर जो है वो ऐसा ही है कि वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहां से और ऊपर जाता है। तो अभी नीचे आता है लेकिन कभी भी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, इसे होल्ड कीजिए। कभी भी ऊपर चला जाता है। मान्यवर पे हमने रिसेंटली एक रील भी डाली थी और उसमें 60% एग्जिट किए थे 1422 पे, मतलब हमारे बाइंग प्राइस से लगभग 11 रुपए नीचे। इसमें हमने थोड़ा सा छोटा सा लॉस बुक किया था और 40% अभी भी हम होल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला बिकॉज ऑफ द जीएसटी न्यूज जो रेडीमेड गारमेंट्स पे आने का चल रहा है। अगर कभी भी गवर्नमेंट क्लियर करती है कि ये नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है नहीं आएगा, इसलिए मैंने 40% होल्ड करके रखा हुआ है। आई विल नॉट बुक माय लॉस हियर, आई विल कीप इट एज इट इज। दिस वाज ऑल अबाउट
42 स्टॉक्स, 42 कंपनियों के शेयर, जिसके बारे में आज तक पिछले 3-4 महीनों में, पिछले 100 दिनों में रोहित आपसे चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में हमने बताया। लेकिन अब दोस्तों बारी है संडे पिक की। संडे पिक, पिछला संडे पिक था आपका प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, यही था ना? जी हाँ। और नहीं, डीलिंग इंडिया था पिछला जी हाँ। संडे पिक, और 5 दिनों के अंदर 9.7%, लगभग 10% ये स्टॉक बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि आज भी कुछ ऐसा ही स्टॉक आपको मिले, तो आज के संडे पिक के लिए है VPRPL, विष्णु प्रकाश पुगलिया प्राइवेट लिमिटेड। ये अभी चल रहा है लगभग 306 के आसपास, और टारगेट मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि टारगेट बता दिए जाते हैं तो लोग ऊपर में बाय करते हैं। VPRPL। एक कहानी मैं भी VPRPL की सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। फ्राइडे को आपका फोन आया। जी हाँ। 297 चल रहा था, राइट। बाय करते करते 298 चला गया। ओके। जब तक देखूं बाय हुआ कि नहीं हुआ, ये 306 चला गया आधे घंटे में। राइट। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त पिक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पूरे पिछले संडे को हमने कंपाउंडिंग के बारे में बात की थी, म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी। बहुत सारे लोगों के हमको मैसेजेस आए, हमें फोन कॉल्स आए, और उन्होंने हमें थैंक्स कहा कि आपने, इट वाज द आई ओपनर कि किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है। आगे भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएंगे। हमने कुछ म्यूचुअल फंड्स के वीडियोस दिए हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल यस आई कैन सुनील हिरानी और स्टॉक्स विद रोहित में है, और आने वाले समय में एक हमारे यूट्यूब चैनल पर निफ्टी 20 के ऊपर भी एक फुल वीडियो आने वाला है। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहना पड़ेगा, और आपका ऐसा ही प्यार बना रहे, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।